हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस क्या है। तो क्या ये टूल ऑफ कैलकुलेशन है, टूल ऑफ प्रोडक्शन है, टूल ऑफ ऑडिटिंग है, या स्टेटमेंट है अबाउट द पॉपुलेशन। सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। हम हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, एजम्पशन लगाते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ ऐसी होगी या पर्टिकुलर चीज़ का इस चीज़ के रिगार्डिंग ये इफेक्ट है या ये रिलेशन है। हम रिसर्च करने से पहले ही एक एजम्पशन फ्रेम करते हैं कि हमारा रिजल्ट की जो फाइंडिंग्स होंगी वो या तो इस एजम्पशन को सपोर्ट करेंगे या इस एजम्पशन को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना होता है, एक इन्फ्रेंस निकालना होता है अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इस मीन्स यहाँ पे क्या है, जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका पूरा डेटा है ना, तो वो यहाँ पे हो गया हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस इज अ। अब हाइपोथेसिस क्या है, एक कैनन है, पोस्टुलेट है, लॉ है, सपोजिशन है। देखिए कोई प्रिंसिपल है क्या हाइपोथेसिस, नहीं। कोई रूल है क्या, नहीं। ये क्या है, एक एजम्पशन है ना। आप एक आइडिया लगा रहे हैं, फ्रेमिंग कर रहे हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। आप कोई भी चीज़ कंप्लीट करने से पहले आप एजम्पशन लगाते ना, जैसे आप कोई कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, तो आप एज्यूम करते हैं ना कि ये चीज़ ऐसी होगी या ऐसा होना चाहिए, या हम ये काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा। तो ये जो एजम्पशन है ना, दैट इज़ योर हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सपोजिशन, राइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, यस। ये कोई कंफर्म स्टेटमेंट नहीं है, आपने जो एज्यूम किया वही ही होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक सर्च कर रहे हैं, एक सर्वे करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं कि ड्रिंकिंग हैबिट्स और लोग उनकी ऑनेस्टी के बीच में, जो पर्सन ड्रिंकर हैं, ड्रंकर, तो उनके और उनकी ऑनेस्टी के बीच में क्या रिलेशन है। अब आप ये इस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे हैं, तो जो भी आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने एक एजम्पशन फ्रेम कर ले कि जो भी लोग ड्रिंकर होते हैं उन वो ऑनेस्ट नहीं होते, ये आपका एजम्पशन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एजम्पशन क्या है, कंफर्म्ड है कि यही होगा ही, आप जब रिसर्च करेंगे तो रिजल्ट यही निकल के आएगा, ऐसा नहीं। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो आपने दिया है। जब आप चेक करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा, आपकी फाइंडिंग्स आपको बताएंगी कि आपने ये जो एजम्पशन बनाया था कि उनके बीच में रिलेशन होता है, या ये लोग सही नहीं होते, जो ड्रिंकिंग करते वो ऑनेस्ट नहीं होते, ऐसा जो आपने एजम्पशन माना था वो सही है या गलत है। तो इसीलिए कैसा है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। Validity is unknown. Yes, validity is unknown. In most cases, it specifies a relationship between two or more variables. तो मैक्सिमम केसेस में ये क्या करते हैं, दो या दो से अधिक के बीच में, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं। तो बिल्कुल हाइपोथेसिस में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। अब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि मान लीजिए ड्रिंकर पर्सन हो गए और ऑनेस्टी हो गई, तो ये एक वेरिएबल हो गया ऑनेस्टी, और ये ड्रिंकिंग हैबिट्स इनकी दूसरा वेरिएबल हो गया। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो यस, हाइपोथेसिस में हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस इज। हाइपोथेसिस क्या है, गेस ऑफ अ स्कॉलर है, टेंटेटिव कंक्लूजन है, हंच ऑफ रिसर्चर है, या ऑल ऑफ दीज है। सो बेसिकली हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, ये हंच ऑफ रिसर्चर। कोई गेस नहीं कर रहे, हम गेस लगाते हैं ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, गेस नहीं है। टेंटेटिव कंक्लूजन को एक बार को हम कह भी सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे है ऑल ऑफ दीज, तो आंसर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि गेस ऑफ स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं होता। हंच ऑफ रिसर्चर इसका आंसर क्यों होगा। हंच मतलब क्या होता है, हंच मतलब होता है थॉट या आइडिया जो कि फीलिंग पे बेस्ड हो, किसी फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन पे नहीं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रिंकिंग हैबिट्स है और ये जो ऑनेस्टी है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ड्रिंकिंग हैबिट्स जिनमें होती है वो लोग ऑनेस्ट नहीं होते। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरा एजम्पशन है, मेरी आइडिया है ना, फैक्ट्स नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हाँ, अब हम इस पर रिसर्च करेंगे, हमारी फाइंडिंग्स आएंगी, फिर जो भी फाइंडिंग्स होगी वो हमें प्रूफ करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया वो बात सही है या गलत है। तो इसका मतलब कि जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होता है, वो हंच होता है, एक आइडिया होता है, फीलिंग होती है, जो कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड नहीं होती। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वॉज फर्स्ट फोर्थ बाई। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, अब देखिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, 10 मिनट का ऑलमोस्ट वीडियो है, आप उसको देखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब जो भी आपने एजम्पशन बनाए, जो स्टेटमेंट आपने ड्रॉ किया है वो स्टेटमेंट सही है या गलत, इसको टेस्ट करते हैं कि आपके जो एविडेंस हैं, जो चीज़ें हैं वो क्या कह रही हैं, कि आपने जो स्टेटमेंट बनाया वो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ये गलत है।
कोई और अल्टरनेट है जो सही होगा। तो ये जो टेस्टिंग का है ना हाइपोथेसिस को, ये किसने दिया था? तो देखिए पी वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं ना, पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो ये रोनाल्ड फिशर ने दिया था। लेकिन जब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की, तो वो किसने दिया था? जे नैमन ने दिया था। और दो एक्चुअली हैं, जेर्जी नैमन एंड इगॉन पियर्सन, इन दोनों ने ही टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को दिया था। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा, अगर इन दोनों में से किसी का भी नाम होगा तो आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग दिया था 1920s में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाई। अब देखिए जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, तो दो तरीके से हुआ। मैंने एजम्पशन बनाया तो दो तरीके से हमारे एजम्पशन चलते हैं, मतलब एजम्पशन हमारा एक ही होगा, पर अगर ये सही नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो और होगा। तो जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया है कि ड्रिंकिंग हैबिट, और हमने क्या एग्जांपल लिया कि ऑनेस्टी। तो अब मेरा नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, मतलब मेरा एजम्पशन है कि जिनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, जो मतलब जो ड्रिंक करते हैं, जिनके अंदर ड्रिंकिंग हैबिट्स होती है, उनमें और ऑनेस्टी में कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड द ऑनेस्टी लेवल ऑफ अ पर्सन। ये मेरा क्या हो गया, मेरा एक एजम्पशन हो गया, ठीक। अब हम टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि मेरा ये एजम्पशन सही है कि नहीं सही है। ये जो मैंने एजम्पशन बनाया वो कहलाता है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। मेरा पहला एजम्पशन है, इसी को हम टेस्ट करने जा रहे हैं। अब टेस्ट में रिजल्ट जो आएगा वो हमें ये बताएगा कि हाँ भाई सही है, कोई रिलेशन नहीं है, या हमें रिजल्ट बताएगा कि बिल्कुल रिलेशन है। ड्रिंकिंग हैबिट्स में आते ही लोगों की ऑनेस्टी चेंज हो जाती है, ऑनेस्टी अबाउट द वर्क, ऑनेस्टी अबाउट द रिलेशनशिप, ऑनेस्टी अबाउट द फैमिली, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हम ऑनेस्टी के अलग अलग पॉइंट्स पे उसको जज करेंगे क्वेश्चनेयर्स के थ्रू। तो हमारा एक एजम्पशन हुआ कि भाई कोई रिलेशन नहीं है, पर हो सकता है जब हम टेस्ट करें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए कि नहीं, देयर इज़ अ रिलेशनशिप, ऑनेस्टी और उनके बीच में रिलेशनशिप है। अगर ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट है तो फिर वो लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं। तो मतलब जो भी रिजल्ट आए, तो जो हमने पहला बनाया ना, जो हमने डिसाइड किया, जो जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट किसको करने गए हम, कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वॉट, बिटवीन ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड आपकी ऑनेस्टी। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नल हाइपोथेसिस हो गया। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, जो हम जिसको हम टेस्ट करने जाते हैं, दैट इज़ योर नल हाइपोथेसिस। तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे, H0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनसे हम डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। अब अगर ये मेरा रिजेक्ट हो गया, मतलब जब हम टेस्ट किया और मेरा रिजल्ट कहा कि नहीं नहीं रिलेशनशिप है, तो जो दूसरा आया ना वो होता है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इज इट क्लियर? तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H1 या HA करके भी इसको लिखा जाता है, H अल्टरनेट हाइपोथेसिस A, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइपोथेसिस दैट asserts that there is no true difference in the sample and population in the particular matter under the study is termed as। तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ये एजम्पशन देती है, ये एश्योर करती है कि जो भी सैम्पल और पॉपुलेशन है उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि हाँ भाई ड्रिंकिंग हैबिट्स और ऑनेस्टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये इस तरह का जो हमारा हाइपोथेसिस फ्रेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इस तरह की जो हाइपोथेसिस होती है उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, जनरली नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो हम टेस्ट करते हैं, जिस पे हम टेस्ट एप्लीकेबल करते हैं, और नल हाइपोथेसिस ऐसी फ्रेम की जाती है जिसको हम चाहते हैं कि ये टेस्ट में रिजेक्ट हो जाए, जिससे जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ना वो एक्सेप्ट कर ली जाए, ये हम चाहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस जब भी फ्रेम की जाती है तो जनरली ये कहा जाता है कि भाई कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप, देयर इज़ नो इफेक्ट, देयर इज़ नो डिफरेंस, इस तरह की स्टेटमेंट के साथ हम नल हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं। और जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होगी और अल्टरनेट हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जनरली ये कहा जाता है नल हाइपोथेसिस के लिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू इज़ नोन एज। अब आपने हाइपोथेसिस फ्रेम कर ली, ठीक है, नल हाइपोथेसिस मान लें आपने फ्रेम कर ली, जो भी की पहली हाइपोथेसिस जिस पे आप टेस्ट कर रहे थे वो आपकी नल हाइपोथेसिस थी। आपने हाइपोथेसिस फ्रेम करी, आपने टेस्ट एप्लीकेबल किया। अब टेस्ट के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपने क्या किया, आपने ये गलतियां कर दी। रिजल्ट में आपने क्या कर दी, जो भी रिजल्ट आया उसमें डिसीजन लेने में आपने गलतियां कर दी। अब कैसे डिसीजन लेने में गलतियां कैसे हो गई, तो दो ही चीज़ थी हमारे सामने, एक नल हाइपोथेसिस थी, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी, दो ही चीज़ थी। तो नल रिजेक्ट होती तो अल्टरनेट हमारे सामने आ जाती। अब
हमारे पास हमसे गलती क्या हो सकती है? एक गलती हमारे से ये हो सकती है कि नल हाइपोथेसिस सही थी, फिर भी हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब सच में कोई रिलेशन नहीं था और फिर भी हमने उसको क्या कर दिया कि मतलब नहीं ये सही है पर भी ये रिजेक्ट है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, अल्टरनेट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, ये एक गलती हो गई। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। ठीक है, जब नल हाइपोथेसिस सही हो और सही चीज़ को हम गलत कह दें, मतलब उसको रिजेक्ट कर दें, तो वो हमारी पहली गलती होती है, दैट इज़ योर टाइप 1 एरर। और दूसरी गलती क्या, कि नल हाइपोथेसिस गलत थी, गलत थी, ठीक है, वो वाकई में कोई रिलेशन था ही नहीं और मतलब वो बिल्कुल नल हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत थी, हमको उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। गलत चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गई, आपकी सेकेंड एरर हो गई, टाइप 2 एरर हो गई। तो जब नल हाइपोथेसिस गलत होती है उसके बाद भी आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो टाइप 2 एरर, और जब नल हाइपोथेसिस सही रहती है और आप उसको क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, तो क्या हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा क्या होता है, ये डिसीजन के रिगार्डिंग है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा भी करेक्ट डिसीजन है, 1 माइनस बीटा भी करेक्ट डिसीजन है। डिसीजन गलत लेंगे तभी तो एरर आएगी, टाइप 1 या टाइप 2 एरर। तो 1 माइनस अल्फा करेक्ट डिसीजन, 1 माइनस बीटा भी करेक्ट डिसीजन। पर क्या कहते हैं दोनों डिसीजन, ये समझ लीजिएगा। देखिए, नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू थी और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हुआ, ये आपका करेक्ट डिसीजन हुआ। तो इस करेक्ट डिसीजन को हम कैसे इसको कैसे डिनोट कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अगर यही नल हाइपोथेसिस सही रहती और आप रिजेक्ट कर देते तो क्या बन जाता, टाइप 1 एरर। क्लियर है। दूसरा 1 माइनस बीटा के बारे में समझते हैं। नल हाइपोथेसिस गलत थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, गलत थी आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपका करेक्ट डिसीजन है, तो इसको हम कहेंगे 1 माइनस बीटा। क्लियर है। पर अगर ये गलत थी, नल हाइपोथेसिस आपकी गलत थी, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गलत चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर हो जाती है। याद रखिएगा, ये एरर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बहुत सिंपल है। नल हाइपोथेसिस को पकड़ना है आपको दिमाग में। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तभी किसका नंबर आता है, अल्टरनेट का आता है। तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा दोनों करेक्ट डिसीजन है। 1 माइनस अल्फा क्या कहता है, सही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। नल हाइपोथेसिस सही थी, आपने एक्सेप्ट कर ली, करेक्ट डिसीजन 1 माइनस अल्फा। नल हाइपोथेसिस गलत थी, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, वेरी गुड, करेक्ट डिसीजन 1 माइनस बीटा। ठीक है, नल हाइपोथेसिस सही थी फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये आपकी पहली गलती, सही चीज़ को मना करना, तो टाइप 1 एरर। सही चीज़ थी, है ना, आपकी नल हाइपोथेसिस कैसी थी, आपकी सही नहीं, आपकी गलत थी, नल हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत थी, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ये आपकी दूसरी गलती, तो टाइप 2 एरर। याद रखिएगा, इस हिसाब से आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, हाइपोथेसिस का टेस्ट परफॉर्म किया गया फॉर अ प्रोसेस इन विच, तो जिस भी चीज़ पे आपने हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म किया था वहाँ पे क्या चीज़ निकल के आ रही है कि इन विच अ टाइप 1 एरर विल बी वेरी कॉस्टली। अगर आपसे टाइप 1 गलती होती है, टाइप 1 एरर होती है, तो ये आपके लिए बड़ी महंगी पड़ने वाली, मतलब कहते हैं ना कि बहुत महंगा पड़ गया, बहुत नुकसान हो गया, तो ये जस्ट लाइक दैट कि टाइप 1 एरर विल बी वेरी कॉस्टली बट टाइप 2 एरर विल बी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड अनइम्पॉर्टेंट। अगर आपने टाइप 1 एरर की तो ये ज़्यादा कॉस्टली है, टाइप 2 एरर करी तो रिलेटिवली ये क्या है, इनएक्सपेंसिव या अनइम्पॉर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर अल्फा इन दिस टेस्ट। पहले सिचुएशन को समझिएगा। देखिए, सिचुएशन सिंपल सी है। ये कहते हैं कि अगर आप कोई हाइपोथेसिस टेस्ट लगाते हो और हाइपोथेसिस टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट आया उसमें अगर आपसे पहली गलती हुई, पहली गलती क्या होती है, टाइप 1 एरर पहली गलती क्या होती है कि आपकी चीज़ सही थी, है ना, आपका नल हाइपोथेसिस कैसा था, बिल्कुल सही था, आपकी चीज़ बिल्कुल सही थी, फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपकी पहली गलती होती है। इन्होंने कहा अगर आपने पहली गलती करी तो आपको महंगी पड़ेगी, और लेकिन अगर आपने उसकी दूसरी गलती कर दी कि कोई चीज़ गलत थी और फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर ली, टाइप 2 एरर क्या होती है, गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना, तो गलत था फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी टाइप 2 एरर हो गई। तो गलत चीज़ अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो कोई बहुत बड़ा महंगा काम नहीं है, ठीक है, मतलब चल जाएगा। ज़्यादा महंगा क्या आपके पड़ेगा, ज़्यादा नुकसानदायक क्या होगा आपके लिए, टाइप 1 एरर, मतलब आपने सही चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। इसको ऐसा समझिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप जॉब करते हो, एक अच्छी जॉब है आपके सामने, ठीक है, एक अच्छी जॉब आपके हाथ से चली जाए, आपने गलत डिसीजन ले लिया, जॉब बहुत अच्छी थी फिर भी आपने उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, नल हाइपोथेसिस सही थी फिर भी आपने रिजेक्ट कर दिया, जॉब बहुत अच्छी थी फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये आपका गलत डिसीजन हो गया, ये आपकी टाइप 1 एरर है, ये आपके लिए बड़ी महंगी है। दूसरी गलत थी, जॉब थी पर जॉब उतनी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल जॉब थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गलत जॉब को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई सैलरी वैलरी तो मिलेगी ना, काम तो आप यहाँ पे भी करोगे, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो पहली वाली जॉब में थी। इट मीन्स कि टाइप 2 एरर आपको रिलेटिवली
इनएक्सपेंसिव है या अनइम्पॉर्टेंट दिख रही है, पर टाइप 1 एरर बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसी सिचुएशन में अल्फ़ा आप क्या चूज़ करेंगे? अब अल्फ़ा क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या कहता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहता है रिस्क। रिस्क किस चीज़ का? कि अगर मुझसे गलती हुई, मतलब गलती से भी गलती हुई तो इतने % की गलती है। मतलब जैसे मैंने बोला 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या निकला कि मैं सही चीज़ को रिजेक्ट कर दूं, इसकी चांस 5% ही है। मतलब इस बात का रिस्क 5% का है कि मेरे से गलत डिसीजन हो जाए, मतलब मैं सही चीज़ को रिजेक्ट कर दूं, तो ये इसकी चांसेस कितनी है? 5% की हैं। तो आप एक बात बताइए, जहाँ पे सही चीज़ आपसे रिजेक्ट हो जाए और ये आपके लिए महंगा पड़ने वाला हो, ऐसी चीज़ में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप ज़्यादा 5% रखेंगे कि 1% रखेंगे? बट ऑब्वियसली 1% रखेंगे, मतलब रिस्क बहुत कम लेंगे ना, क्योंकि अगर गलती हुई हमसे और हमारी सही चीज़ हमसे रिजेक्ट हो गई तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन को सिर्फ समझिएगा, क्योंकि ये पूरी सिचुएशन होती है, जो जितना भी हाइपोथेसिस है, जितना भी आप ये टेस्टिंग लगाते हैं ना, ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है जिस पे हम ये एप्लीकेबल कराते हैं। तो जब सोच के करेंगे आप आंसर दे देंगे, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और वहीं पर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना हो जाएगा? अब 1% अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 1% का रिस्क है कि हमसे गलत डिसीजन ले लिया जाए, इसका मतलब 99% मैं कॉन्फिडेंस में हूँ कि मुझसे गलती नहीं होगी। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। ये चीज़ समझिएगा, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है क्या चीज़, ठीक है। रिस्क है कि हमसे गलत डिसीजन ले लिया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ इनकरेक्ट, बताइए कौन सी गलती है? नल हाइपोथेसिस गलत थी, फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना तो ये दूसरी गलती है ना, टाइप 2 एरर। सही चीज़ को रिजेक्ट करना पहली गलती, सही चीज़ को रिजेक्ट करना पहली गलती, और गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना दूसरी गलती, तो टाइप 2 एरर है। तो इन्होंने कहा कि इसको आप क्या कहेंगे? एरर ऑफ वे, एरर ऑफ डेटा, एरर ऑफ टूल्स या एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल एरर, है ना। तो ये एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली, कि आप सही चीज़ को भी, क्या हाइपोथेसिस गलत था फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज करेक्ट। सही था हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सही था, फिर भी आपने रिजेक्ट कर दिया। टाइप 1 एरर, ये क्या है? टाइप 1 है, क्योंकि आप टेस्ट किस पे अप्लाई करते हो? टेस्ट अप्लाई करते हैं हम नल हाइपोथेसिस पे, और हमने टेस्ट नल हाइपोथेसिस पे अप्लाई किया और सही था, फिर भी हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये मेरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने गलत लगाई ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस विच इज टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज। अब आपको पता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेट कब आता है? जब पहला वाला हटता है सामने से, तभी तो दूसरा ऑप्शन आएगा। अल्टरनेट का ऑप्शन आएगा ही क्यों? जब पहला वाला सही नहीं जाएगा। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो कि कब एक्सेप्ट होगी? जबकि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? सामने से हट जाएगी, मतलब रिजेक्ट हो जाएगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तभी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। जब हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं ना, जो हमने एजम्पशन लगाया है, जो एजम्पशन बनाया, जो स्टेटमेंट हमने दिया है, उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं। तो ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो मैं आपको करेक्ट सीक्वेंस बता देती हूँ जिससे आपके माइंड में वो फ्रेम हो जाए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमको हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें अपना हाइपोथेसिस फ्रेम करना पड़ता है। तो स्टेट द हाइपोथेसिस, पहले आप अपना हाइपोथेसिस फ्रेम कर लीजिए। जब आप हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टैब्लिश करिए कि गलती से मेरे से कितना गलत हो सकता है, मतलब कितना % चांस है एरर होने का। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बताता है? एरर होने का कितना % चांस है, कितना रिस्क है। तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि हम 5% का एरर करने वाले हैं कि 1% का एरर है। तो ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा। तो जैसे आपने हाइपोथेसिस सेट कर ली तो आपने एरर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी सेट कर लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सुटेबल टेस्ट देखते हैं कि हमको कौन सा टेस्ट इस पर एप्लीकेबल करना है। भाई टी टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है, मैन विटनी टेस्ट लगाना है, कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल करना है, हम उस पर वो टेस्ट लगा देंगे। क्योंकि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है ना, तो अब हाइपोथेसिस हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, अब टेस्ट एप्लीकेबल करिए। और उसके बाद जो आएगा हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये मेरा रिजेक्शन एरिया है या ये मेरा एक्सेप्टिंग एरिया, मतलब ये मेरा क्रिटिकल रीजन है। मतलब कि अगर यहाँ पे फॉल करेगी वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर वैल्यू यहाँ फॉल करेगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हम वो रिजेक्शन जो वैल्यू होगी
होगी या क्रिटिकल रीजन जो होगा हम उसको डिफाइन करेंगे कि वैल्यू यहाँ पहुँचते ही हम इसको रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, तो वो हम डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारे स्टेप्स हो जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटा एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिफर्स टू। बीटा एरर किसको कहते हैं? याद रखिएगा, पहली गलती अल्फा, ए बी होता है ना, तो ए क्या होता है पहले आता है, फिर बी क्या आता है सेकंड आता है, तो पहली गलती क्या होती है अल्फा, दूसरी गलती क्या होती है बीटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं बीटा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पी वैल्यू इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिप्रेजेंट। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं ना तो हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो पी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और इस पी वैल्यू के बेसिस पे ही हम डिसीजन लेते हैं। याद रखिएगा, पी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पी वैल्यू के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वो हमको कहीं ना कहीं एक एरिया दे देता है कि कहाँ रिजेक्ट करना है, कहाँ नहीं रिजेक्ट करना है। तो वो कह रहा है कि पी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या ये हमें पी मतलब प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर। क्या ये पी वैल्यू में ये बताता है कि टाइप 1 एरर कितना कमिट हो सकता है, क्या चांसेस हैं, या ये हमें बताता है कि नल हाइपोथेसिस सही था और हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, इसकी कितनी चांसेस हैं। तो क्या ये पी वैल्यू हमें बताता है, या पी वैल्यू हमें ये बताता है कि जब आपका नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सही रहेगा और उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सही चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका कितना चांस है, क्या ये पी वैल्यू हमें बताता है। या फिर देखिए, पी वैल्यू में इनमें से कुछ भी नहीं बताइए, ये जो तीनों चीज़ें आपने पढ़ी वो पी वैल्यू नहीं बताती है कि आपका नल हाइपोथेसिस सही था फिर भी आपने रिजेक्ट कर दिया, सही था आपने एक्सेप्ट कर लिया, या आप पहले नंबर टाइप 1 की एरर करने वाले हैं कितना % चांस है, ये सब पी वैल्यू नहीं बताती है। पी वैल्यू आपको एरिया बताती है कि कहाँ पे आपको हेल्प करती है रिजेक्शंस के लिए, एविडेंस देती है। बेसिकली ये एविडेंस देती है कि आप डिसाइड कर पाओ कि हाँ मुझे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, डी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड सैम्पल डेटा और मोर एक्सट्रीम रिजल्ट एज्यूमिंग द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब जब भी याद रखिएगा, जब भी हम एजम्पशन करते हैं ना तो हम यही मान के पूरा टेस्ट एप्लीकेबल करते हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस सही है। तो जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो यही कलेक्ट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस के बारे में वो क्या कहना चाहता है, कि हाँ तुम्हारा नल हाइपोथेसिस सही है या नहीं सही है। एविडेंस नल हाइपोथेसिस के लिए ही आते हैं। अब वो एविडेंस हमें बताते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो कि एक्सेप्ट करो। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पी वैल्यू है वो हमें बता देती है, वो हमको बताती है कि जो भी सैम्पल डेटा हमने कलेक्ट किया, जो हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितनी है या कितना एक्सट्रीम रिजल्ट हमें दे रही है, जिससे हम एज्यूम कर सकें कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पी वैल्यू के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहली बात, पी वैल्यू क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे डिसीजन के लिए, हमें सपोर्ट करता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि पी वैल्यू एविडेंस है। एविडेंस किस चीज़ का, कि हमें नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जाना है, मतलब हमें इसे रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, पी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा सैम्पल डेटा होता है उसके बेसिस पे हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ये हमें बताता है कि हमारा जो भी नल हाइपोथेसिस है उसके रिगार्डिंग हमारा क्या डिसीजन, उसको सपोर्ट करता है। बेसिकली नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि हाँ भाई ये एक्सेप्ट होने की कंडीशन में है कि रिजेक्ट होने की कंडीशन में है। अब ये निकालते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इससे क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं। अब देखिए, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि पी वैल्यू में कहीं ना कहीं एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर पी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो अगर पी वैल्यू स्मॉल होता है तो क्या हम समझते हैं कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि भाई आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होने वाली है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने वाली। अगर पी वैल्यू स्मॉल आ गई तो हम कैसे कंपेयर करते, पी वैल्यू को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करते। याद रखिएगा, पी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी उसको किससे कंपेयर करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, एरर की कितनी चांसेस है, रिस्क कितना है। ठीक है, हम उससे कंपेयर करते हैं। तो मेरा 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है, 1% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, या जो भी हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, जो भी होगा वो हम वहाँ पे रखेंगे। तो पी वैल्यू और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कंपेयर करेंगे। अगर पी वैल्यू ज़्यादा आती है किससे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, 0.05 या 0.01 आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है, और पी वैल्यू, तो पी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो क्या कहता है, द रिजल्ट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, जो भी रिजल्ट है वो सही नहीं है, हेंस डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए ये एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो भी आपका सैम्पल डेटा है, क्योंकि पी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई है। तो अब आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना होगा। वहीं अगर पी वैल्यू कम आ गई
तो ये कहता है कि आपके पास अच्छा खासा एविडेंस है ये प्रूफ करने के लिए कि आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है और आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है। तो ये पी वैल्यू और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कंपेयर करके हम अपना डिसीजन देते हैं कि हमको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। इज इट क्लियर? और पी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पी वैल्यू के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी इंक्लूडेड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब ऑप्शन चेंज होंगे तो फिर हमारा स्टेप्स भी देखना पड़ेगा हमें। तो इन्होंने कहा कि अगर ये स्टेप्स आपके सामने हैं तो आप हमें बताइए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्या स्टेप्स होंगे। अब उन्होंने क्या कहा, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सेट द सिग्निफिकेंस लेवल बिफोर द रिसर्च स्टडी, एलिमिनेट ऑल आउटलाइनर्स, obtain the probability value with a p value using a computer program such as SPSS, compare the probability value to the significance level and make the statistical decision। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई सबसे पहले में करना भी क्या होता है, हमें अपना जो हाइपोथेसिस उसको सेट करना होगा कि मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट क्या होगा। जैसे ही हमारा नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते हैं कि 1% का 5% कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, रिस्क की कितनी चांसेस है। क्लियर है? जब मेरी रिस्क की चांसेस क्लियर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। पी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पी वैल्यू के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल हैं, उन्हीं स्टैटिस्टिकल टूल में आता है SPSS। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टूल है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपनी पी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली SPSS एक सॉफ्टवेयर है, तो स्टैटिस्टिकल टूल सॉफ्टवेयर है, तो हम इससे पी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे और मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे और हम डिसीजन दे देंगे कि यस मुझे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। हमें एविडेंस मिल चुका है पूरा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 5 3। एलिमिनेट ऑल आउटलाइनर्स को यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इस चीज़ का कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो अब इसी स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की जब भी बात करेंगे, नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट कैसा होता है, नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप, है ना, नो इम्पैक्ट, इस तरह से होता है। और अल्टरनेट क्या कहता है, जस्ट अपोजिट, नल का जस्ट अपोजिट। अगर हम कहेंगे दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नल कह रहा है, तो अल्टरनेट क्या कहेगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अगर कहेंगे इनका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अल्टरनेट कहेगा इसका इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अल्टरनेट जस्ट अपोजिट जाता है ना, इसका अल्टरनेट क्या होगा, क्लियर है, जस्ट अपोजिट है ये। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल हम क्या होता है, जैसे हमने कहा ना अल्फा। तो अब ये देखिए, लेवल ऑफ रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, रिस्क, एरर का रिस्क, कि जब हाइपोथेसिस आपके नल सही हो फिर भी आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, इस बात का कितना रिस्क है। तो ये होता है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल। याद रखिएगा, सही चीज़ को गलत कर देंगे आप, सही चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे, इस चीज़ का रिस्क कितना है, यही कौन बताता है, सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा बताती है। और ये हम रिसर्च करने से पहले ही सेट कर लेते हैं। फिर जो है ये मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्क हमें बता देता है, और कि रिसर्चर इतना रिस्क लेके चल रहा है कि इतना उससे गलती हो सकती है, इस तरह का रिस्क है। ठीक है, और जैसे ही हमारा सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड होता है, हम क्या करते हैं, पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा सही है और उसके हिसाब से हमारी पी वैल्यू कितनी आएगी। फिर हम उसको पी वैल्यू कैलकुलेट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पी वैल्यू और सिग्निफिकेंस लेवल को कंपेयर कर देते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। फेल्स टू रिजेक्ट मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाता है पूरा ये स्टेप्स जो हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड एज। देखिए, अब याद है आपको कि रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी चांसेस है, किस चीज़ की चांसेस है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, किसको, नल हाइपोथेसिस को, जबकि क्या रहेगी वो सही, मतलब टाइप 1 एरर। नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सही थी फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर देंगी, इस बात की चांसेस कौन बताता है, तो इस बात की चांसेस बताता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। याद रखिएगा, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन जब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो। क्लियर है? और अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, 95% है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आई होप आपको ये टर्मोलॉजी क्लियर हो गई, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको बार बार अल्फा मिलेगा, आपको बीटा मिल रहा होगा, आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस निकाल रहे होंगे, तो एक्चुअली आप क्या निकाल रहे हैं इस बात को समझिएगा, पूरा चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट वेयर द नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड इज कॉल्ड। आपको उस पॉइंट के बारे में बताना है जो पॉइंट आप डिसाइड करते हो बेसिकली, कि इस पॉइंट पे पहुंचते ही नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये वैल्यू आ गई तो मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली क्या हो जाता है आपका, ये डिवाइडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जो रीजंस होती हैं उसको सेपरेट किया जाता है कि हाइपोथेसिस हमें कहाँ एक्सेप्ट करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू हम क्या कहते हैं कि रिजेक्टेड है,
कि हम किस वैल्यू को पहुंचते ही नल हाइपोथेसिस को हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। द पॉइंट वेयर द नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वैल्यू। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्रिटिकल रीजन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द टेस्ट इज रेफर्ड एज। देखिए, अगर आपका क्रिटिकल रीजन जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब बराबर मतलब क्या हो गया, हाफ एक साइड, तो कैसा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टू टेल्ड कहेंगे ना। क्रिटिकल रीजन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब टू टेल्ड है। ये वन टेल्ड भी होता है, टू टेल्ड भी होता है, ठीक है। अब टू टेल्ड का क्या मतलब हो गया, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या कहेंगे, टू टेल्ड। तो इसमें जो वन रीजन होता है वो एरिया कंटेन करता है जो बताता है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होगा, मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। और जो अनदर होता है वो कंटेन करता है वो एरिया वेयर इट इज रिजेक्टेड। क्लियर है? तो ये टू टेल्ड आपके आते हैं क्रिटिकल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड देन द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाइज इन दी। तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो जो वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो कहाँ पे गिरेगी, मतलब वो वैल्यू कहाँ फॉल करेगी। तो अगर नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करने वाले हो तो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, अगर वो यही पूछता आपसे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड देन द वैल्यू ऑफ टेस्ट कहाँ पे जा रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती तो वैल्यू कहाँ जाती है, रिजेक्शन रीजन में जाती। क्योंकि आपके क्रिटिकल रीजन में दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं ना, दो, अगर टू टेल्ड है तो टू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक एक्सेप्टेंस रीजन बन जाएगा, एक रिजेक्शन रीजन बन जाएगा आपका, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।